हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डायोड करंट इक्वेशन। तो डायोड करंट इक्वेशन क्या होती है हमारी? I इक्वल टू आई नोड ई टू दी पावर वी अपॉन नीटा इंटू वी टी माइनस 1। इसके अंदर क्या क्या होते हैं? आई जो होती है वो हमारी डायोड की करंट होती है। आई नोड जो होती है रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है। ई टू दी पावर वी अपॉन नीटा इंटू वी टी। तो वी टी को कैसे लिखते हैं? वी टी को लिखते हैं टी अपॉन 11,600 वोल्ट्स। तो वी टी जो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखते हैं तो वी टी की वैल्यू आती है हमारे पास 25 मिली वोल्ट। ठीक है। इसके अलावा है हमारा वी क्या होता है? हमारा वोल्टेज होता है अक्रॉस डायोड। तो वोल्टेज जो है अक्रॉस डायोड ये क्या होगा? फॉरवर्ड बायस अगर हमारा होता है तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड हो जाएगा। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0.7 वोल्ट। ठीक है। और अगर रिवर्स बायस है हमारा तो रिवर्स बायस में वी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे? -5 वोल्ट। और नीटा जो है हमारा, नीटा इसको हम जनरली 1 लेते हैं। ये क्या होता है? आइडियलाइज्ड फैक्टर होता है, इसको हम 1 लिखते हैं। तो इस तरह अगर आपको डायोड की करंट पूछता है आई, तो आप ये इक्वेशन यूज करके करंट निकाल सकते हैं, या कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नोड इज। तो आई नोड जो हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह वेरी करती है? तो आई नोड जो होती है डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज हो रहा है तो आई नोड जो है डबल हो जाती है प्रीवियस वैल्यू की। ठीक है। ये इसका रिलेशन होता है आई नोड 2 इक्वल टू आई नोड 1 2 टू दी पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डैश देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? होल्स से ज़्यादा होती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डार्लिंगटन पेयर इज यूज्ड फॉर। तो डार्लिंगटन पेयर क्या होता है हमारा? कॉमन कलेक्टर का जो कैस्केड कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर। और इसको किस लिए यूज में लेते हैं? टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लेते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट में हमारा इनपुट इम्पिडेंस जो होता है हमेशा हाई होना चाहिए, लेकिन लोडिंग इफेक्ट जब होता है तो इनपुट इम्पिडेंस जो है लो हो जाता है। तो डार्लिंगटन पेयर यूज करते हैं तो इसके अंदर इनपुट इम्पिडेंस जो है बढ़ जाता है। बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर फैक्टर कुछ होता है उससे इंक्रीज हो जाता है। तो लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है। एक होता है इम्पिडेंस मैचिंग। क्या होता है? आई एम इम्पिडेंस। ठीक है, मैचिंग। तो इम्पिडेंस मैचिंग की प्रॉब्लम जो होती है वो भी इससे सोल्व हो जाती है। जेड आउटपुट इम्पिडेंस यहाँ पे होता है तो वो कुछ होता है आर ई के इक्वल। तो आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए तो ये इसमें ये भी सोल्व हो जाती है। और लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम जो है वो भी सोल्व हो जाती है। तो डार्लिंगटन पेयर का यही यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा सी, उसके अंदर क्या क्या होते हैं हमारा? बैंडविड्थ और गेन। तो हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है और हाई पावर गेन बैंडविड्थ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कॉमन इमीटर में। इसके अंदर हमारा एक होता है करंट बफर भी होता है। क्या होता है? करंट बफर। तो करंट बफर जो है हमारा वो कोई गेन हमें प्रोवाइड नहीं कराता। तो अगर मल्टी स्टेज यूज करते हैं हम, मल्टी स्टेज, तो मल्टी स्टेज का गेन जो होता है, गेन वो क्या हो जाएगा? सिंगल स्टेज जो होती है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि करंट बफर यूज में लेते हैं यहाँ पर हम। तो करंट बफर हमें कोई गेन प्रोवाइड नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो इज नोन एज। तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है उसकी आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह की होती है? ये हो जाती है यहाँ पे V प्लस में और यहाँ पे माइनस में। ठीक है। और इसकी वेव फॉर्म जो आती है हमारे पास वो कुछ स्क्वायर टाइप आती है आउटपुट वेव फॉर्म। और इनपुट जो होता है माइनस यहाँ से प्लस सेचुरेशन से कुछ, और यहाँ से माइनस सेचुरेशन से। तो ये क्या होती है? ट्रायंगुलर टाइप की होती है। तो इस तरह हमारा आता है। तो आउटपुट जो है स्क्वायर वेव आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव जनरेटर भी बोलते हैं एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल पास फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज। ऑल पास फिल्टर जो होता है हमारा उसको और क्या क्या नाम से बोलते हैं हम? फेज करेक्टर और डिले इक्वलाइजर। ऑल पास फिल्टर जो होता है उससे हम फेज करेक्टर की तरह यूज में लेते हैं। अगर फेज करेक्ट करना है, डिले फेज है, फेज लेग है, तो ये क्या कराता है? लीड प्रोवाइड करा देता है। तो फेज करेक्टर और डिले इक्वलाइजर भी बोलते हैं ऑल पास फिल्टर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पीक इनवर्स वोल्टेज इन कैपेसिटिव फिल्टर इज गिवन एज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, PIV से लिखते हैं हम इसको। और पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है कैपेसिटिव फिल्टर के अक्रॉस कितना होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2 VM जो होता है हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच एम्पलीफायर इनपुट इम्पिडेंस इज हाई। तो इनपुट इम्पिडेंस हाई सबसे हाई कौन से एम्पलीफायर में होता है, तो पॉजिटिव ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। पॉजिटिव ऑप एम्प जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा इनपुट इम्पिडेंस हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन गेन एंड बैंडविड्थ इन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक ही होगी। तो अगर नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं तो ऑप एम्प या एम्पलीफायर के गेन और बैंडविड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो बैंडविड्थ जो हो जाती है हमारी इंक्रीज हो जाती है 1+AB फैक्टर से, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो है उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, A अपॉन गेन को कैसे लिखते हैं, A अपॉन 1+AB, ठीक है, यही लिखेंगे नेगेटिव फीडबैक में। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या लिखते हैं, A अपॉन 1-AB, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होती है उसके अंदर गेन हमारा वेरी हाई होता है, एज इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, बहुत हाई गेन होता है। नेगेटिव फीडबैक जो होती है इसके अंदर गेन रिड्यूस हो जाता है हमारा, क्योंकि 1+AB आता है यहाँ पे। इसी तरह बैंडविड्थ में अगर हम देखें तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी हमारी 1+AB फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है, और गेन जो होता है 1/B फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। अब नेगेटिव फीडबैक में हमारा गेन क्या होता है, A अपॉन 1+AB, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें A को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे 1/A प्लस B आ जाएगा। तो ये 1/A जो है वो बहुत ही लो हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू तो हाई होती है हमारी, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1/B जो है फाइनल वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो गेन क्या हो जाता है 1/B फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है, और बैंडविड्थ जो है हमारी 1+AB फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है। ये कौन सी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ आफ्टर फीडबैक, ठीक है, इक्वल टू बैंडविड्थ जो होती है विदाउट फीडबैक इंटू 1+AB, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बैंडविड्थ। तो ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हमने। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी जो AN का एग्जाम हुआ है उसके अंदर काफ़ी इससे क्वेश्चंस आए हैं। इसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम सोचते हैं इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रीवियस पैटर्न्स की अगर बात करें तो उसमें नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस बार जो पेपर बना है उसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है JEN के लिए भी। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं इंपॉर्टेंट, जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल या अंदर से क्वेश्चंस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरह के थ्योरेटिकल या फॉर्मूला जो भी पूछते हैं यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहें मेरे चैनल से। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।